Hello, my dear friends. Uh, in this today video, we will discuss some questions. We will practice some questions so that we can grasp concepts related to the permeability. तो इस प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में परमेबिलिटी जो है इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज सॉइल मैकेनिक्स से। इससे पहले जो सॉइल मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं उन पे मैंने जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अगर प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली मैंने मल्टीपल सोर्सेज से लिए हैं, ठीक है। चाहे वो गेट हो, ईएससी हो और स्टैंडर्ड बुक्स हो, तो यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे सामने है, ठीक है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज। सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट क्विकली, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने, जिसकी वजह से फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ और जल्दी से जो है वो वीडियो कंप्लीट करें हम। एंड इन मिनिमम टाइम वी विल कवर मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज। तो जो परमेबिलिटी की या कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्योंकि परमेबिलिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर थ्रू द वो एरिया ऑफ द वाइड से हम कंसिडर करेंगे तो वो सीपेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड द सीपेज वेलोसिटी। तो जो परमेबिलिटी है या कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, डार्सी लॉ में आपको पता है वहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, फॉर द इजी कैलकुलेशंस। एक्चुअल में जो फ्लो है वो थ्रू द वाइड सी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एरिया ऑफ द वाइड ही कंसिडर होता है रियल में, बट फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है, हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो एवरेज वेलोसिटी होती है अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो उसको परमेबिलिटी मान के चलते हैं, ठीक है ना। Now moving to the another question, the permeability of individual layers A, B and C of soil in a 3-layer system is in the ratio of 2, 3 and 1 respectively. The ratio of the thickness of the layers A, B and C are in the ratio of 2, 1 and 2 respectively. The average permeability perpendicular to the bedding planes is. So when we talk about the permeability perpendicular to the bedding plane, तो उसकी जो डेफिनेशन होती है, सॉरी उसकी जो फॉर्मूला होती है हमारे पास, दैट इज summation of the thickness of the individual layers divided by ratio of summation of the ratios of individual thicknesses and permeability means H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। जितनी भी हमारे पास लेयर्स की थिकनेसेस गिवन होंगी उनको हम सम करेंगे, डिवाइड करेंगे H1 बाई K1 से, ठीक है, प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, ठीक है, एंड दैट इज इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, अगर मैं थिकनेसेस की बात करूँगा तो थिकनेसेस आर इन द रेशियो ऑफ 2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो परपेंडिकुलर बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलरली जो थिकनेसेस का रेशियो है वो 2, 1 एंड 2 है। मीन्स H1, H2 एंड H3 जो है वो रेस्पेक्टिवली हमारे 2, 1 एंड 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें इस तरह से परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन हमें परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारी थिकनेसेस हो जाएंगी H1, H2, H3, ठीक है ना। दैट इज 2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। और परमेबिलिटीज जो है वो है 2, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज K1 जो है वो 2 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 3, K2 इज 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/2, ठीक है ना। 3/2 विल बी आवर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ड्यू टू अ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ द percolating fluid are reduced to 75% and 90% respectively. If other things remain constant, the coefficient of permeability. तो हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है एज पर द कोजी-कॉर्मन इक्वेशन, वो क्या होता है आपका, दैट इज प्रपोर्शनल टू यूनिट वेट एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू विस्कोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यूनिट वेट को रिड्यूस करते हैं 75% से एंड विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं 90% से, सॉरी विस्कोसिटी को हम 75% से रिड्यूस कर रहे हैं और यूनिट वेट को 90% से रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बाद परमेबिलिटी क्या होगी, तो के डैश में अगर यहाँ पे मान के चलूँ जिसमें हम यूनिट वेट को रिड्यूस कर रहे हैं 90% से, मीन्स आई कैन से इट इज़ 0.9 टाइम्स जो ओरिजिनल यूनिट वेट था. ठीक है ना, 0.9 टाइम्स द ओरिजिनल यूनिट वेट डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी जो है उसको हमने 75% से रिड्यूस कर दिया, मीन्स वो हो गई आपकी 0.75 टाइम्स ओरिजिनल विस्कोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1/2 जो रेशो है वो 1/2 आ जाएगा. ठीक है, रेशो विल कम एज 1/2. 1/2 का मतलब क्या है, वो इंक्रीज अब कितने से हुआ है. ठीक है, हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कितना हुआ है. 1 तो वो पहले ही था, इंक्रीज जो है वो कितना हुआ है, 0.2 से इंक्रीज हुआ है. ठीक है, 0.2 मीन्स अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 20% हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल इंक्रीज बाई 20%. अनदर क्वेश्चन, इन अ फॉलिंग हेड परमीमीटर, if the time intervals from drops in levels from H1 to H2 and H2 to H3 equal, then, तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में आपको पता है कि हेड ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा आपका, H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ठीक है ना, इन टाइम टी. तो ये आपका होगा इनिशियल हेड ड्रॉप. उसके बाद फाइनल हेड ड्रॉप हम देखेंगे यहाँ पे H2 माइनस H3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ठीक है ना, वही सेम होगा. तो इसमें कह रहा है कि अगर टाइम इंटरवल इसमें सेम है, ठीक है, मीन्स इनिशियल हेड ड्रॉप और फाइनल हेड ड्रॉप के लिए अगर हमारा टाइम इंटरवल सेम है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब यही हो जाएगा कि रेशो ऑफ इनिशियल हेड ड्रॉप टू फाइनल हेड ड्रॉप विल बी इक्वल. ठीक है, इफ द टाइम इंटरवल इज सेम देयरफॉर द रेशो ऑफ द इनिशियल हेड ड्रॉप टू फाइनल हेड ड्रॉप विल बी इक्वल, मीन्स रेशो ऑफ इनिशियल हेड ड्रॉप इज H1 by H2 and that will be equal to रेशो ऑफ फाइनल हेड ड्रॉप दैट इज H2 by H3. ठीक है, अब ये सिचुएशन कब होती है, जब हमारा टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होगा. ठीक है, दोनों हेड ड्रॉप्स के लिए. तो यहाँ हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 विल बी इक्वल टू रूट H1 मल्टीप्लाइड बाई H3. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, the coefficient of permeability of a soil is 4 into 10 to the power minus 5 centimeter per second for a certain pore fluid. If the viscosity of the pore fluid is reduced to half, then the coefficient of permeability will be. फिर से वहाँ इसी तरह की सिचुएशन है हमारे पास. तो जहाँ पे हम फिर से अगर यहाँ पे रिलेट करेंगे, परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो सॉइल की परमेबिलिटी जो इनिशियली गिवन है दैट इज 4 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे अगर हम विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं बाय हाफ, ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पे म्यू को रखते हैं क्या, 0.5 टाइम्स द ओरिजिनल. ठीक है ना, हाफ से इसको रिड्यूस करेंगे मीन्स 0.5 टाइम्स ओरिजिनल. तो जो हमारा रेशियो होगा मीन्स के डैश जो है हमें फाइंड आउट करना है, के डैश बाई के का रेशियो जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, वो हमारा 2 हो जाएगा. ठीक है, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के डैश बाई के का रेशियो 2 आ जाएगा. एंड फाइनली के डैश जो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई के हमारा गिवन है. ठीक है,
कितना है 4 × 10⁵, तो 4 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2 जब हम करेंगे 10⁻⁻5, तो जब हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Now another question from the IES 2007. Consider the following statements. Organic matter increases the permeability of a soil. क्या कह रहा है कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा? नहीं, बिल्कुल ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब पोर्स में प्रेजेंट होगा या सॉइल में जब वो प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली पोर्स में वाटर पर्कुलेशन को वो रिटार्ड करेगा, ठीक है ना, जिससे परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. एंट्रैप्ड एयर डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. जैसा हमें पता है कि जो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होती है जिसके पोर्स में एंट्रैप्ड एयर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, फ्लो ऑफ वाटर को वो रिटार्ड करता है, ठीक है, जिससे परमेबिलिटी डिक्रीज होती है. सो इनमें से आपकी स्टेटमेंट जो है वो ओनली 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है. Now another question is again from IES 2010. Consider the following statements. The coefficient of permeability depends on. अब यहाँ पे हमने देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी. वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल, तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, नहीं, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड नहीं करेगी. इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द सॉइल ग्रेन, तो यस. बिकॉज परमेबिलिटी जो है वो वेरी करती है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना. शेप ऑफ द पार्टिकल्स के साथ भी जो है वो वेरी करती है. तो आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर इज 1, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी. ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डार्सी लॉ के हिसाब से जो परमेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू KI, ठीक है ना. सॉरी, V इज इक्वल टू KI. तो यहाँ से हमें पता है कि परमेबिलिटी जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्चार्ज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है. सो एनीवे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने मैच करना है कि कौन सी परमेबिलिटी, ठीक है, किस टाइप ऑफ सॉइल के साथ आपकी मैच होगी. मीन्स ग्रेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो परमेबिलिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है. तो ग्रेवल हमारा जो है 1 के साथ मैच होगा, ठीक है ना. परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 mm/s होगी. क्ले सिल्ट एडमिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो क्ले सिल्ट एडमिक्सचर, ठीक है ना, तो इसमें सिल्ट भी आपका मिक्स होगा. तो जनरली सिल्ट की वजह से क्या होगा, परमेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, देन द होमोजीनियस क्ले. तो इसलिए आपका 2 के साथ ये मैच होगा, क्योंकि जो होमोजीनियस क्लेज हैं उनकी परमेबिलिटी सबसे कम होगी, मीन्स लेस देन 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो 3 के साथ मैच होगा. और जो लॉइस है उसकी परमेबिलिटी आपकी 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻6 जो है वो इसके साथ मैच होगी. अब जो लॉइस है वो भी आपका एक सिल्ट डिपॉजिट होता है, ठीक है, दैट इज़ द डिपॉजिटेड बाय विंड, बट उसकी परमेबिलिटी जो है वो जो क्ले सिल्ट मिक्सचर है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है. सॉरी, उसकी परमेबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा कम होगी, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट मैच कौन बनता है, ABCD 1, 2, 4 and 3. सॉरी, यहाँ पे हमने रॉन्ग मैच कर लिया. एक्चुअल में ग्रेवल जो है यहाँ पे 1 के साथ मैच होगा आपका. क्ले सिल्ट एडमिक्सचर जो है सेकंड नंबर पे, तो उसकी बड़ी परमेबिलिटी होगी, दैट मीन्स 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6. होमोजीनियस क्ले की सबसे कम होगी, ठीक है. एंड लॉइस जो है उसकी
क्ले सिल्ट मिक्सचर से परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका ओपन स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए जो है 1, 4, 2 एंड 3, 1, 4, 2 एंड 3 ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ग्रैनुलर सॉइल के वेरीज विद द स्पेसिफिक सरफेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ग्रैनुलर सॉइल्स में मीन्स कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है उस स्पेसिफिक सरफेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, दैट इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया एज पर द कोजी-कारमान इक्वेशन, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Darcy law is valid and flow will be laminar as long as Reynolds number is less than 1. Flow between any two points in a soil depends only on the difference in total head. ठीक है, तो वो सिर्फ टोटल हेड की डिफरेंस पे ही डिपेंड करेगा, बिकॉज वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड इन सॉइल्स, ठीक है, velocity head is neglected and there will be a pressure head and datum head and the combine will be called as the total head. For large engineering projects, the permeability is determined accurately by, so that is determined by pumping in test. For stiff clays, when permeability is less than 1 to 10 to the power minus 6 centimeter per second, the permeability is determined by, so for stiff clays, the permeability is determined by consolidation test. Because stiff clays is having more less permeability, so the accurate method will be consolidation test. Okay guys, some of the important questions we will discuss tomorrow, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बचे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे टारगेट फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, तो जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो ज़्यादा यहाँ पे लेंथी हो जाएगी, ठीक है, सो rest of the questions we will discuss in the next video, and thank you for watching.